एक ऐसी रहस्यमयी महिला जो वर्षों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जिसका चेहरा हमेशा एक काले नकाब के पीछे छिपा रहता है और जो रात के सन्नाटे में दर्द से भरी अजीब आवाजें निकालती है। आखिर वो अपना चेहरा दुनिया से क्यों छिपा रही है? उसके अतीत में ऐसा कौन सा भयानक रहस्य छुपा है जिसे सुनकर स्वयं शेरलॉक होम्स भी स्तब्ध रह जाता है। आइए जानते हैं एक नकाबपोश महिला और उसके भयानक अतीत की यह रोमांचक कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियां अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। जब हम सोचते हैं कि मिस्टर शेरलॉक होम्स 23 साल तक सक्रिय रूप से काम करते रहे और उन सालों में से 17 साल तक मुझे उनके साथ काम करने और उनके कामों का ब्यौरा रखने का मौका मिला, तो ये साफ हो जाता है कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है ऑडियंस को देने के लिए। समस्या हमेशा ये नहीं रही कि क्या ढूंढना है, बल्कि ये रही है कि क्या चुनना है। एक शेल्फ पर साल दर साल की किताबें रखी हैं और कागजात से भरे डिस्पैच केसेस भी हैं। ये ना सिर्फ अपराध बल्कि विक्टोरियन युग के आखिर के सामाजिक और सरकारी घोटालों के बारे में जानने वालों के लिए जानकारी का एक खजाना है। इन घोटालों के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि लोग परेशान होकर चिट्ठियां लिखते हैं और गुजारिशें करते हैं कि उनके परिवार की इज्जत या मशहूर पुरखों की साख पर कोई आंच ना आए। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त शेरलॉक की समझदारी और पेशेवर ईमानदारी, जिसने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग पहचान दी है, इन यादों को चुनने में भी काम आ रही है। और किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा, ये तो पक्का है। हालांकि मैं हाल ही में इन कागजात को हासिल करने और उन्हें नष्ट करने की कोशिश की कड़ी निंदा करता हूँ। इन हरकतों के पीछे कौन है ये पता है, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मेरे पास मिस्टर होम्स की सारी नॉलेज है और ये कहने का अधिकार भी है कि पॉलिटिशियन, लाइट हाउस और अन्य चीजों से जुड़ी कहानियां पब्लिक को दी जाएगी। कम से कम एक रीडर तो होगा जो समझेगा। सहज ज्ञान और ये मानना सही नहीं है कि इनमें से हर केस ने होम्स को ऑब्जर्वेशन की उन अनोखी खूबियों को दिखाने का मौका दिया जिन्हें मैंने इन यादों में बताने की कोशिश की है। कभी कभी उन्हें फल चुनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कभी कभी आसानी से उनकी झोली में आ जाता था, लेकिन सबसे भयानक मनुष्य से रिलेटेड दुखद घटनाएं अक्सर उन मामलों में शामिल होती थी जिनमें उन्हें सबसे कम पर्सनल मौके मिलते थे, और यह उनमें से एक है जिसे मैं अब रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। नाम और जगह में थोड़ा बदलाव है, लेकिन इसे बताते हुए मैंने एक अलग बात कही है। तथ्य वैसे ही हैं जैसे बताए गए हैं। सन 1896 में एक दोपहर देर हो चुकी थी। मुझे होम्स से मेरी अटेंडेंस के लिए जल्दबाजी में एक नोट मिला। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वह धुएं से भरे माहौल में बैठा है। ऑब्वियसली ये उसके सिगार का धुआं था, और उसके सामने वाली कुर्सी पर एक बूढ़ी माँ जैसी औरत बैठी है जो सुडौल मकान मालकिन जैसी लग रही थी। ये मिसेज मेरिलो हैं, साउथ ब्रिक्सटन की, मेरे दोस्त ने हाथ हिलाते हुए कहा। मिसेस मेरिलो को तंबाकू से कोई दिक्कत नहीं है वॉटसन, अगर तुम अपनी पुरानी आदतें पूरी करना चाहते हो तो। मिसेस मेरिलो के पास बताने के लिए एक दिलचस्प कहानी है जिससे आगे और बातें हो सकती हैं जिनमें तुम्हारी मौजूदगी काम आ सकती है। मैंने कहा, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ। आप समझ जाएंगी मिसेस मेरिलो कि अगर मैं मिसेस रॉन्डर के पास आता हूँ तो मैं गवाह रखना पसंद करूंगा। आप हमारे पहुंचने से पहले उसे ये समझा देना। भगवान आपका भला करे मिस्टर होम्स, हमारे विजिटर ने कहा। वो आपसे मिलने के लिए इतनी बेचैन है कि शायद आप पूरी तरह से उनका केस सुनना चाहेंगे। तो हम दोपहर में जल्दी आएंगे। चलो देखते हैं कि शुरू करने से पहले हमारे फैक्ट सही हैं या नहीं। अगर हम उन पर गौर करेंगे तो डॉक्टर वॉटसन को सिचुएशन समझने में मदद मिलेगी। आप कहते हैं कि मिसेस रॉन्डर 7 साल से आपकी किराएदार हैं और आपने उनका चेहरा सिर्फ एक बार देखा है। और काश मैंने ऐसा ना किया होता, मिसेस मेरिलो ने कहा। मुझे पता है कि वह बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मिस्टर होम्स, आप उसे चेहरा कह ही नहीं सकते थे। वो ऐसा ही दिखता था। हमारे दूध वाले ने एक बार उसे देखा था। सामने वाले बगीचे में सारा दूध गिर गया था। उसका चेहरा ऐसा ही है। जब मैंने ऊपर की खिड़की से झांका तो उसने अपना टिन गिरा दिया और उसे देखा। वो अचानक मेरे सामने आ गई थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और फिर कहा, अब मिसेस मेरिलो, आपको आखिरकार पता चल गया होगा कि मैं अपना नकाब क्यों नहीं हटाती। क्या आप उसकी कहानी के बारे में कुछ जानती हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्या उसने आते समय कोई रेफरेंस दिया था? नहीं सर, लेकिन उसने नगद पैसे दिए हैं, और वो भी बहुत सारे। उसने 1 तिमाही का किराया पहले ही टेबल पर रख दिया और शर्तों पर कोई बहस नहीं की। आज के समय में मुझे जैसी मैं गरीब औरत हूं, ऐसे मौके को ठुकराना बेवकूफ़ी होती। क्या उसने अपना घर चुनने का कोई कारण बताया? मेरा घर सड़क से काफ़ी पीछे है और दूसरों की तुलना में ज़्यादा प्राइवेट है। फिर मैं सिर्फ एक ही किराएदार रखती हूँ और मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। मुझे लगता है कि उसने दूसरों को भी आजमाया होगा और पाया होगा कि मेरा घर उसके लिए सबसे परफेक्ट है।
यानी कि बहुत अच्छा है, इसे प्राइवेसी चाहिए और वह इसके लिए पैसे देने को तैयार है। आप कहती हैं कि उसने शुरू से आखिर तक कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, सिवाय उस एक बार के जब गलती से दिख गया था। खैर, ये बहुत अनोखी कहानी है, बहुत ही अनोखी, और मुझे हैरानी नहीं है कि आप इसकी जांच करवाना चाहती हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती मिस्टर होम्स। जब तक मुझे किराया मिलता रहता है मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। आपको इससे ज़्यादा शांत या कम परेशान कर देने वाला किराएदार कभी नहीं मिल सकता। तो फिर मामला इतना गंभीर कैसे हुआ? उसकी सेहत मिस्टर होम्स, वो कमज़ोर होती जा रही है और उसके मन में कोई भयानक बात है। मर्डर, वो चिल्लाती है मर्डर। और एक बार मैंने कहते सुना, तुम बेरहम जानवर, तुम राक्षस। वो रो पड़ी। ये रात का समय था और उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए मैं सुबह उसके पास गई। मैंने कहा, मिसेस रॉन्डा, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो हमारे पास पादरी साहब हैं, यानी कि प्रीस्ट, और पुलिस भी है। उनके बीच में आपको कुछ मदद मिलनी चाहिए। भगवान के लिए पुलिस नहीं, वो कहती है, और पादरी भी नहीं। तब होम्स बोला, बहुत अच्छा मिसेस मैरिलो, मैं डॉक्टर वॉटसन से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। उसमें हम सब लंच टाइम तक रहेंगे, करीब दोपहर तक। आप हमें ब्रिक्सटन में अपने घर पर देख सकते हैं। हमारे विजिटर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मिसेस मैरिलो के आगे बढ़ने के तरीके को कोई और शब्द नहीं बता सकता। तभी शर्लक होम्स ने कोने में रखी आम किताबों के ढेर पर जोरदार एनर्जी से खुद को फेंक दिया। कुछ मिनटों तक लगातार पन्ने हिलते रहे और फिर खुशी से कराते हुए उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वो इतना एक्साइटेड था कि वह उठा नहीं, बल्कि किसी अजीब बुद्ध की तरह फर्श पर बैठा गया और पैर क्रॉस करे। चारों ओर बड़ी बड़ी किताबें थीं और एक किताब घुटनों पर खोल कर रख दी। उस समय केस ने मुझे परेशान कर दिया था वॉटसन। इसे साबित करने के लिए ये मेरे मार्जिनल नोट्स हैं। मैं मानता हूं कि मैं इससे कुछ नहीं समझ पाया, और फिर भी मुझे यकीन था कि कॉर्नर गलत था। क्या तुम्हें अब्बास पर्व की ट्रेजेडी याद नहीं है? नहीं। और फिर तुम तब मेरे साथ थे, लेकिन पक्का मेरा अपना इंप्रेशन बहुत ऊपरी था, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे पता चले कि किसी भी पार्टी ने मेरी सर्विस नहीं ली थी। शायद आप पेपर्स पढ़ना चाहें। क्या आप मुझे पॉइंट्स नहीं बता सकते मिस्टर होम्स? क्यों नहीं वॉटसन, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। जब मैं बात करूंगा तो शायद आपको याद आ जाएगा। रॉन्डा बेशक एक जाना माना नाम था, वह हिट डेर का था। हालांकि इस बात का सबूत है कि वह शराब पीने लगा था, और वमवेल और सेंगर का दुश्मन, जो सबसे बड़े शोमैन में से एक था, वह और हिट शो दोनों ही ग्रेनेड हमले के समय खराब हालत में थे। कारवां रात के लिए अब्बास पेरिस में रुका था। वह सड़क से विंबलडन जा रहे थे और वह बर्कशायर के एक छोटे से गांव में थे जब ये डरावनी घटना हुई। वह बस कैंपिंग कर रहे थे और एग्जीबिशन नहीं लगा रहे थे, क्योंकि वो जगह इतनी छोटी थी कि उन्हें इसे खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते। उनके एग्जिबिट्स में एक बहुत बढ़िया नॉर्थ अफ्रीकन शेर था। उसका नाम सहारा किंग था, और रॉन्डा और उसकी पत्नी दोनों की आदत थी कि वे उसके पिंजरे के अंदर एग्जीबिशन देते थे। यहाँ आप देख रहे हैं उस एग्जिबिट की एक फोटो, जिससे आप उस बड़े सुअर जैसे इंसान को देख पाएंगे, और उसकी पत्नी बहुत शानदार औरत थी। इन्वेस्टिगेशंस में ये बात सामने आई थी कि कुछ संकेत थे कि शेर खतरनाक था, लेकिन हमेशा की तरह जान पहचान से नफरत पैदा होती थी और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रॉन्डर एक रात में शेर को खाना खिलाना रॉन्डर या उसकी पत्नी के लिए आम बात थी। कभी कोई एक जाता था, कभी दोनों, लेकिन वह कभी किसी और को ऐसा करने नहीं देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक वे खाना पहुंचाते रहेंगे वह उन्हें भला करने वाला मानेगा और कभी उन्हें परेशान नहीं करेगा। बहुत साल पहले इसी रात वो दोनों गए, और उसके बाद एक बहुत भयानक घटना हुई जिसकी डिटेल्स कभी साफ नहीं हुई। ऐसा लगता है कि आधी रात के करीब पूरा कैंप जानवर की धाड़ और उस औरत की चीखों से जाग गया था। अलग अलग ग्रूम और कर्मचारी अपने टेंट से लालटेन लेकर दौड़े और उनकी रोशनी में एक भयानक नजारा दिखा। रॉन्डर पड़ा था, उसका सिर कुचला हुआ था और सिर पर पंजों के गहरे निशान थे। वह पिंजरे से करीब कुछ गज की दूरी पर था, जो खुला हुआ था। पिंजरे के दरवाजे के पास मिसेस रॉन्डर पीठ के बल लेटी थी और वह जानवर उनके ऊपर बैठा गुर्रा रहा था। उसने उनका चेहरा इस तरह नोच लिया था कि कभी लगा ही नहीं कि वह बच पाएगी। सर्कस के कई आदमी उन्हें बचाने आए, एक मजबूत शरीर वाला लियोनार्डो और ग्रिम्स। इन्होंने डंडों की मदद से उस जानवर को खदेड़ा, जिसके बाद वो वापस पिंजरे में कूद गया और तुरंत उन्होंने उस पिंजरे को बंद कर दिया। वो कैसे बाहर निकला ये एक रहस्य था। अंदाजा लगाया गया कि वे दोनों पिंजरे में घुसना चाहते थे।
मिस्टर एंड मिसेस रॉन्डर। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, जानवर उन पर झपट पड़ा। गवाही में कोई और खास बात नहीं थी, सिवाय इसके कि दर्द से बेहाल वो महिला चिल्लाती रही। जब उसे उस वैन में वापस ले जाया जा रहा था जिसमें वो रहते थे, गवाही देने लायक होने में उसे करीब करीब 6 महीने लग गए। लेकिन जांच में साफ तौर पर यह नतीजा निकला कि मिस्टर रॉन्डर की मौत एक दुर्घटना थी। और क्या सोचा जा सकता था? मैंने पूछा। आप सही कह रहे हैं, फिर भी वर्कशायर पुलिस के युवा एडमंड्स को एक दो बातें परेशान कर रही थीं। वह बहुत होशियार लड़का था। बाद में उसे इलाहाबाद यानी कि भारत में भेज दिया गया। इसी तरह मैं इस मामले से जुड़ा क्योंकि वो मेरे पास आया और हमने इस पर बात करते हुए एक दो पाइप भी पिए। एक दुबला पतला सुनहरे बालों वाला आदमी। बिल्कुल, मुझे यकीन था कि आप जल्द ही सुराग पकड़ लेंगे। लेकिन उसे क्या बात परेशान कर रही थी? खैर, हम दोनों ही परेशान थे। इस घटना को फिर से समझना बहुत मुश्किल था। शेर के नजरिए से सोचिए, वो आजाद हो जाता है, वो क्या करता है? वो आधा दर्जन छलांगे आगे लगाता है, जिससे वह रॉन्डर के पास पहुंच जाता है। रॉन्डर भागने के लिए मुड़ता है। उसके सिर के पिछले हिस्से पर पंजे के निशान थे, लेकिन शेर उसे गिरा देता है। फिर आगे भागने और बच निकलने के बजाय वो उस महिला के पास लौटता है और जो पिंजरे के पास थी, और उसे गिराकर उसका चेहरा घायल कर देता है। फिर उसकी चीखों से ऐसा लगता है कि उसके पति ने किसी तरह उसे बचाने में नाकामयाबी दिखाई थी। बेचारा आदमी उसकी मदद के लिए क्या कर सकता था? आप ये समझ पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और एक बात थी, अब सोचते हुए मुझे याद आ रहा है, कुछ सबूत थे। ठीक उसी समय जब शेर दहाड़ा और महिला चिल्लाई तो एक आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा। जाहिर है ये आदमी रॉन्डर ही था। ठीक है, अगर उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो जाती तो तुम शायद ही उससे दोबारा सुनने की उम्मीद करते। कम से कम वहां पर कुछ गवाह तो थे जिन्होंने एक आदमी की चीखों के साथ एक औरत की चीखें मिलने की बात कही। मुझे लगता है कि तब तक पूरा कैंप चिल्ला रहा था। दूसरी बातों के बारे में मुझे लगता है कि मैं एक हल बता सकता हूँ। मुझे इस पर सोचने में खुशी होगी। दोनों एक साथ थे, पिंजरे से कुछ गज की दूरी पर, जब शेर ने पिंजरे में घुसने और दरवाजा बंद करने का सोचा। बस यही उसकी छूट थी। आदमी मुड़ा और गिर गया। औरत ने पनाह लेने का सोचा। वो भागी और जैसे ही वह वहां पहुंची, जानवर भी उसके पीछे दौड़ा और उसे गिरा दिया। वो अपने पति से नाराज थी कि उसने मुड़कर जानवर के गुस्से को और भड़काया। अगर उन्होंने उसका सामना किया होता तो वे उसे डरा सकते थे, इसलिए वो जोर से कायर कहकर चिल्लाई। बहुत बढ़िया वॉटसन, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है होम्स? अगर वे दोनों पिंजरे से मान लो 10 कदम दूर थे तो जानवर कैसे छूट गया? क्या यह हो सकता है कि उनका कोई दुश्मन था जिसने उसे छोड़ दिया, और जब उसे पिंजरे के अंदर उनके साथ खेलने और उनके साथ शरारतें करने की आदत थी तो उसने उन पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया? शायद उसी दुश्मन ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ किया होगा, यानी कि इन दोनों का कोई दुश्मन होगा। होम सोचने लगा और कुछ देर तक चुप रहा। ठीक है वॉटसन, तुम्हारी थ्योरी के बारे में ये कहा जा सकता है। रॉन्डर के कई दुश्मन थे। एडमंड्स ने मुझे बताया कि जब वो नशे में होता था तो बहुत बुरा लगता था। वह बहुत बड़ा गुंडा था। जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसे गालियां देता और मारता था। मुझे लगता है कि जिस राक्षस के बारे में हमारे विजिटर ने बात की है, उसके बारे में जो चीखें थी वो उस प्यारे गुजरे हुए आदमी की रात की यादें थी। हालांकि जब तक हमारे पास सारे फैक्ट्स नहीं होते, हमारे अंदाजे बेकार हैं। वॉटसन, साइड बोर्ड पर एक ठंडा तीतर और मोन्ट्राशे की बोतल है। चलो उनसे दोबारा मिलने से पहले अपनी एनर्जी को रिन्यू करते हैं, यानी कि खा पी लेते हैं। अब हम मिसेस मैरिलो के घर पहुंचे। हमने उस मोटी औरत को अपने सादे लेकिन शांत घर के खुले दरवाजे को बंद करते हुए पाया। यह बिल्कुल साफ था कि उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं वो एक कीमती किराएदार को ना खो दे, और उसने हमें दिखाने से पहले हमसे गुजारिश की कि हम ऐसा कुछ ना कहें और ना करें जिससे उसको इतना बुरा लगे कि वो यहाँ से चली जाए। फिर उसे यकीन दिलाने के बाद हम उसके पीछे सीधी खराब कालीन वाली सीढ़ियों से ऊपर गए और हमें उस रहस्यमय किराएदार के कमरे में ले जाया गया। ये एक तंग, सीलन भरी, खराब, हवादार जगह थी, जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि उसमें रहने वाला शायद ही कभी बाहर जाता था। जानवरों को पिंजरे में रखने से वो औरत किस्मत के किसी बदले की वजह से खुद पिंजरे में बंद जानवर बन गई थी। वो कमरे के अंधेरे कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। लंबे समय तक कुछ न करने की वजह से उसके शरीर की रेखाएं मोटी हो गई थीं, लेकिन किसी समय ये सुंदर रही होंगी और अभी भी भरी हुई और अच्छी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक मोटा काला पर्दा था, लेकिन वह उसके ऊपरी होठों के पास से कटा हुआ था और उससे एकदम सही आकार का मुंह और नाजुक गोल ठुड्डी दिख रही थी। मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि वो सच में एक बहुत ही कमाल की औरत रही होगी। उसकी आवाज़ भी अच्छी तरह से दबी हुई और आवाज़ में कोई भी ऐसी खराबी नहीं थी। मेरा नाम आपके लिए नया नहीं है मिस्टर होम्स, उसने कहा। मुझे लगता है कि ये
आपको ले आएगा। हाँ मैम, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पता चला कि मुझे आपके केस में दिलचस्पी थी। मुझे ये तब पता चला जब मेरी तबीयत ठीक हो गई और काउंटी डिटेक्टिव मिस्टर एडमंड्स ने मेरी जांच की। मुझे डर है कि मैंने उनसे झूठ बोला। शायद अगर मैंने सच बताया होता तो ज़्यादा समझदारी होती। आमतौर पर सच बोलना ज़्यादा समझदारी की बात होती है, लेकिन आपने उनसे झूठ क्यों बोला मैम? क्योंकि किसी और की किस्मत इस पर निर्भर करती थी। मुझे पता है कि वह बहुत बेकार इंसान था, पर मैं अपने मन पर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना चाहती थी। हम लोग बहुत करीब थे, बहुत करीब। लेकिन क्या वो रुकावट दूर हो गई है? जी हाँ सर। जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रही हूँ वो अब मर चुका है। तो फिर अब आप पुलिस को सब क्यों नहीं बता देती? क्योंकि एक और इंसान है जिस पर विचार करना है। वो दूसरा इंसान मैं खुद हूँ। मैं पुलिस जांच से होने वाले स्कैंडल और पब्लिसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी मैं एक समझदार इंसान चाहती थी जिससे मैं अपनी भयानक कहानी को सुना सकूं। आप मुझ पर पूरी तरह से विश्वास कर सकती हैं मैम। मुझे नहीं लगता मिस्टर होम्स, मैं आपके कैरेक्टर और तरीकों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सालों से आपके कामों को फॉलो किया है। पढ़ना ही एकमात्र मज़ा है जो किस्मत ने मुझे दिया है, और मुझे दुनिया में जो कुछ भी गुजरता है उसकी कमी महसूस होती है। लेकिन किसी भी हाल में मैं इस बात का मौका लूंगी कि आप मेरी दुखद घटना का क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे बताने में मेरा मन हल्का होगा। मेरे दोस्त और मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। वो औरत उठी और दराज से एक आदमी की फोटो निकाली। वो साफ तौर पर एक प्रोफेशनल कलाबाज था। शानदार फिजिक वाला आदमी, अपनी बड़ी बड़ी बाहें अपनी बड़ी और ताकतवर छाती पर रखे और अपनी भारी मूछों के नीचे एक मुस्कान बिखेरते हुए वो खड़ा था एक फोटो में। उस औरत ने कहा, ये लियोनार्डो है। उसने कहा, लियोनार्डो? वो मजबूत आदमी? किसने सबूत दिया? वही। और ये मेरे पति हैं। ये एक डरावना चेहरा था, एक इंसानी सुअर, या यूं कहूं कि एक इंसानी जंगली सुअर, क्योंकि ये अपने वहशीपन में बहुत डरावना था। ये दोनों तस्वीरें आपको कहानी समझने में मदद करेंगी जेंटलमैन। मैं एक गरीब सर्कस की लड़की थी जो सर्कस में ही पली बड़ी थी, और जब मैं बड़ी हुई तो इस आदमी ने मुझसे प्यार किया, अगर उसकी ऐसी बातों को प्यार कहा जाए तो। जिस पल मैं उसकी पत्नी बनी उसी दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई, और वो एक भयानक इंसान बन गया जो मुझे तड़पाता था। शो में ऐसा कोई नहीं था जिसे उसके बर्ताव के बारे में पता ना हो। वह मुझे छोड़कर दूसरी औरतों के पास चला जाता था। जब मैं शिकायत करती तो वो मुझे बांधकर अपने चाबुक से मारता था। सब मुझ पर तरस खाते थे और उससे नफरत करते थे, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे? वह सभी उससे डरते थे क्योंकि वो हमेशा ही खतरनाक रहता था। वो नशे में तो जान लेने पर उतारू हो जाता था। मारपीट और जानवरों पर जुल्म करने के लिए उस पर कई बार केस हुए, लेकिन उसके पास बहुत पैसा था और जुर्माना भरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छे लोग हमें छोड़कर चले गए और शो का बुरा दौर शुरू हो गया। सिर्फ लियोनार्डो और मैं ही इसे चला रहे थे, साथ में छोटा जिमी ग्रिन्स जो क्लाउन जोकर था। बेचारा, उसके पास हंसाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रह गया था, लेकिन उसने चीजों को संभाल के रखने की पूरी कोशिश करी थी। फिर लियोनार्डो मेरी जिंदगी में और ज्यादा शामिल हो गया। आप जानते ही हैं कि वो कैसा था। अब मुझे पता है कि उस शानदार शरीर के अंदर एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन मेरे पति के मुकाबले वो एक फरिश्ते की तरह लगता था। उसने मुझ पर तरस खाया और मेरी मदद की, और आखिरकार हमारी नज़दीकियां प्यार में बदल गईं। गहरा, बहुत गहरा, जुनूनी प्यार। ऐसा प्यार जिसका मैंने सपना तो देखा था, लेकिन कभी महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। मेरे पति को शक हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वह डरपोक भी था और जालिम भी, और लियोनार्डो ही वह अकेला आदमी था जिससे वो डरता था। उसने मुझे पहले से कहीं ज्यादा सताकर अपना बदला लिया। एक रात मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लियोनार्डो हमारे वैन के दरवाजे पर आ गया। उस रात हम एक बड़ी त्रासदी के करीब थे, और जल्द ही मेरे प्रेमी और मुझे समझ आ गया कि इससे बचना थोड़ा मुश्किल है। मेरा पति जीने लायक नहीं था। हमने योजना बनाई कि उसे मर जाना चाहिए। लियोनार्डो का दिमाग बहुत तेज और साजिशी था। उसने ये योजना बनाई थी। मैं उसे दोष देने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं हर कदम पर उसके साथ चलने को तैयार थी, लेकिन ऐसी योजना सोचने की समझ मुझ में कभी नहीं आती। हमने एक क्लब, यानी कि एक गदा जैसा हथियार बनाया। लियोनार्डो ने इसे बनाया और इसके सिर पर 5 लंबे स्टील के कील जड़ दिए। उसके नुकीले सिरे बाहर की तरफ थे और वे शेर के पंजे की तरह फैले हुए थे। इसका मकसद मेरे पति की जान लेना था, और साथ ही ऐसा सबूत छोड़ना था जिससे लगे कि ये काम उस शेर ने किया है जिसे हम छोड़ने वाले थे। एक घनी अंधेरी रात थी जब मैं और मेरे पति हमेशा की तरह उस जानवर को खाना खिलाने नीचे गए। हम अपने साथ थोड़ा कच्चा मांस ले गए थे।
पिंजरे तक पहुंचने के लिए हमें एक बड़ी वैन के पास से गुजरना था। लियोनार्डो उस वैन के कोने पर खड़ा था। उसके हाथ में जिंक की एक बाल्टी थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, हम उसके पास से गुजर गए, लेकिन वह हमारे पीछे पीछे आने लगा। उस आवाज को सुनकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं तेजी से आगे बढ़ी और दबे पांव चलकर उस बड़े शेर के पिंजरे का दरवाजा खोलने वाली कुंडी को खोल दिया। और फिर वो भयानक घटना हुई। आपने सुना होगा कि ये जानवर इंसानी गंध ले लेता है और उसको पहचान लेता है, और ये उन्हें कितना उत्तेजित कर सकती है। और फिर इस गंध ने उस जानवर को एक पल में ही बता दिया कि किसी मनुष्य की हत्या हुई है। जैसे ही मैंने पिंजरे की सलाखें हटाई, वह चलकर बाहर आया और एक ही पल में मुझ पर झपट पड़ा। लियोनार्डो मुझे बचा सकता था। अगर वो तेजी से आगे बढ़कर अपने डंडे से उस जानवर पर वार करता तो शायद उसे डराकर पीछे हटा सकता था, लेकिन वह आदमी घबरा गया। मैंने उसे डर के मारे चिल्लाते हुए सुना और फिर उसे मुड़कर भागते हुए देखा। उसी पल शेर के दांत मेरे चेहरे पर गड़ गए। उसकी गर्म और बड़ी ही भयानक बदबूदार सांसें मुझे पहले ही बेदम कर रही थी और मुझे दर्द का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। मैंने अपनी हथेलियों से उस बड़े गर्म और भयानक जबड़े को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की और मदद के लिए चिल्लाई। मुझे एहसास हुआ कि कैंप में हलचल हो रही है, और फिर धुंधली सी याद है कि कुछ लोगों ने लियोनार्डो, ग्रिम्स और दूसरों ने मुझे उस जानवर के पंजों के नीचे से खींचा। मिस्टर होम्स, कई थकाऊ महीने तक यही मेरी आखिरी याद रही है। जब मुझे होश आया और मैंने आईने में खुद को देखा तो मैंने उस शेर को कोसा। ओह, मैंने उसे कितना कोसा! इसलिए नहीं कि उसने मेरी सुंदरता छीन ली थी, बल्कि इसलिए कि उसने मेरी जान नहीं ली थी। मेरी बस एक ही इच्छा थी मिस्टर होम्स, और उसे पूरा करने के लिए मेरे पास काफी पैसे थे। वो इच्छा ये थी कि मैं खुद को इस तरह ढक लूं कि मेरा ये अजीब चेहरा किसी को दिखाई ना दे, और मैं ऐसी जगह रहूं जहां मेरा कोई भी परिचित मुझे ढूंढ ना सके। मेरे पास करने के लिए बस यही बचा था, और मैंने वही किया। एक बेचारा घायल जानवर जो मरने के लिए अपने बिल में घुस गया हो। यूजीनिया रॉन्डर का अंत बस ऐसा ही है, वह महिला बोली। उस महिला की कहानी सुनने के बाद हम वहीं पर कुछ देर बैठे रहे। फिर होम्स बोले, लेकिन ये बताइए, उस लियोनार्डो का क्या हुआ? जी हाँ, मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा और ना ही उसके बारे में कुछ सुना। शायद उसके प्रति इतनी कड़वाहट रखना मेरी गलती थी। मैं उन अजीब लोगों में से किसी से भी प्यार कर सकता था जिन्हें हम देश भर में घुमाते थे, या फिर उस चीज ने जिसे शेर ने छोड़ दिया था, लेकिन वह तो मुझसे प्यार करता था। मगर उसने मुझे उस जानवर के पंजों के बीच छोड़ दिया था, यानी कि जरूरत के समय मुझे अकेला छोड़ दिया था, और फिर भी मैं उसे सजा नहीं देना चाहती थी। जहां तक मेरी बात है, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी। और लियोनार्डो वो मृत पाया गया। पिछले महीने मार्गरेट के पास नहाते समय वो डूब गया था। मैंने अखबार में उसकी मृत होने की खबर देखी थी। मगर उसके उस शेर के पंजे वाले क्लब का, यानी कि गधा का क्या किया, जो आपकी पूरी कहानी का सबसे अनोखा और एकदम अजीब हिस्सा है? मैं नहीं बता सकती मिस्टर होम्स। वहीं पर जहां पर हमारे टेंट्स लगे थे, वहीं पर एक तालाब है, शायद उस तालाब की गहराई में। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस बंद हो चुका है। जी हाँ, वह महिला बोली, केस तो बंद हो गया है। हम जाने के लिए उठे, लेकिन उस औरत की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने होम्स का ध्यान खींच लिया। वो तेजी से उसकी ओर मुड़े। तब होम्स बोले, तुम वाकई एक बहादुर महिला हो। हर तरह के बुरे ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। इस बात को सुनते ही उस औरत ने अपना नकाब हटाया, और जो दिखा वो बहुत भयानक था। और वो बोली, अब आपको पता लगा? ये सब देखना बहुत ही भयानक था, और वहां पर तो कोई चेहरा था ही नहीं। चेहरे के ढांचों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस चमकती वो खूबसूरत दो भूरी आंखें उस डरावने खंडर से उदास होकर बाहर देख रही थी, जिससे नजारा और भी भयानक हो गया। होम्स ने दया और विरोध के इशारे में अपना हाथ ऊपर उठाया और हम दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कुछ दिन बाद जब मैं अपने दोस्त से मिला तो उसने कुछ गर्व से अपने मैंडल पीस पर रखी एक छोटी नीली बोतल की ओर इशारा किया। मैंने उसे उठाया। उस पर एक चीज का लेबल था, और वो चीज थी पॉइजन, यानी कि जहर। मगर होम्स, ये प्रूसिक एसिड की जहर की बोतल मिस रॉन्डर ने तुम्हें क्यों भेजी? ये तो जरा बताओ। अरे वॉटसन, तुम्हें क्या पूरी कहानी समझ में आई? मुझे कहानी कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आई। तो शुरू से सुनो। मिस रॉन्डर यानी कि उनका साथी लियोनार्डो ने मिलकर उनके क्रूर पति रॉन्डर की हत्या की योजना बनाई।
लेकिन योजना बिगड़ गई और शेर ने रॉन्डर को मार डाला। और इसी हमले में शेर ने मिस रॉन्डर का चेहरा बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे वो जीवन भर के लिए विकृत हो गई। शर्म और अपराध बोध के कारण वह वर्षों तक उस नकाब में छुपी रही। इसलिए वॉटसन, वो अपने अपराध की सजा वर्षों से मानसिक रूप से भुगत रही है। तुम जानते हो, मैंने मिस रॉन्डर को कहा था कि वह दिमाग में कोई भी बुरा ख्याल ना लाएं और सारे बुरे ख्यालों को हटा दें। सुनो वॉटसन, वो मेरी बातों को सुनकर बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। और ये जो प्रूसिक एसिड की बोतल तुम देख रहे हो, ये उससे अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन अब उन्होंने मुझे ये बायपोस्ट भेज दी है। यानी कि उन्होंने मेरी बात मान ली है और अपने बचे हुए जीवन को शांति से जीने का निर्णय लिया है। तो वॉटसन, अब तुम्हें पूरी बात समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल मिस्टर होम्स, मुझे पूरी बात समझ आ गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी द व्हील लॉजर। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, सब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाई बटन प्रेस करना ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।